नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द पचेरा डिबेट्स। Welcome to the Pachera Debates. आज का हमारा टॉपिक है डिलिमिटेशन। ये बहुत ही डिबेटेबल और बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बट हम कोशिश करेंगे कि इसके 4 मेजर एस्पेक्ट्स को समझने की। नंबर 1 होगा कि डिलिमिटेशन क्या है, इसको क्यों करते हैं, ये कब कब हुआ है और इसके रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आर्टिकल्स हैं। इसके बाद नंबर 2 पर हम डिस्कस करेंगे कि 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या था, विमेन रिजर्वेशन का इससे क्या रिलेशन था और नंबर ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा को इंक्रीज करने से रिलेटेड इसमें क्या था। तीसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि रूलिंग गवर्नमेंट के लीडर्स के क्या पर्सपेक्टिव हैं इनको लेकर के, या फिर जो भी लोग इसको सपोर्ट करते हैं उनके क्या पर्सपेक्टिव हैं नंबर ऑफ सीट्स को लोकसभा में इंक्रीज करने को लेकर के। और नंबर 4 पर हम डिस्कस करेंगे कि लोकसभा में नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज करने से क्या ड्रॉबैक्स होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से कि डिलिमिटेशन क्या है। डिलिमिटेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को रीसेट किया जाता है, रीडिफाइन किया जाता है इस तरीके से कि एमपी टू जो उसका इलेक्टोरेट है, जो लोग उसको इलेक्ट करते हैं, वो रेशो थ्रू आउट द कंट्री कांस्टेंट। 1952 में 1951 सेंसस में जो पॉपुलेशन थी किसी भी स्टेट की, उसके अकॉर्डिंग उनके पास उनको सीट अलॉट्स की गई थी उन स्टेट्स को, और इस तरीके से बाउंड्री डिसाइड की गई थी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की कि एमपी टू पॉपुलेशन रेशो थ्रू आउट कंट्री कांस्टेंट रहे। अब उसके बाद 1963 में डिलिमिटेशन हुआ, 1973 में हुआ, लेकिन ये रियलाइज किया कि नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं उसमें फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, और सदर्न स्टेट्स में कम बढ़ रही है। तो क्योंकि हम पॉपुलेशन को डिस्करेज करना चाहते थे कंट्री के बेटर फ्यूचर के लिए, तो उसको डिस्करेज करने के लिए 1971 सेंसस में जो पॉपुलेशन थी उसके अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट को जितनी भी सीटें मिली, वो सीटें उसी सेंसस के हिसाब से जो सीटें मिली थी वहीं पर फिक्स कर दी गई, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 में। इसके अकॉर्डिंग 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग सीट्स फिक्स कर दी गई थ्रू आउट द कंट्री। 1971 के बाद जो डिलिमिटेशन हुआ उसमें जितनी सीटें हैं उतनी ही रहेंगी। अगर आप पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ाओगे जैसे नॉर्दर्न स्टेट्स में, तो ज़्यादा पॉपुलेशन कम एमपीज को सेलेक्ट करेगी, तो आपकी पॉपुलेशन की जो वोटर वैल्यू है वो कम होगी, तो इससे डिस्करेजमेंट मिलेगा और पॉपुलेशन लोग कम बढ़ाएंगे, ये माना जाता था। और अब हुआ ये कि ये 2002 में भी डिलिमिटेशन हुआ। अब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 81 और 82 ये कहता है कि डिलिमिटेशन हर सेंसस के बाद होना चाहिए और जो लेटेस्ट सेंसस है उसके डेटा के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो सेकंड अपना पॉइंट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था अप्रैल 2026 में, जिसमें कि विमेन रिजर्वेशन, नंबर ऑफ सीट इंक्रीज इन लोकसभा, इनको लेकर के और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। तो इसमें क्या था कि जो विमेन रिजर्वेशन बिल था कि एमपीज कितनी होनी चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 33% विमेन के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, ये 2023 में पास हो चुका था। लेकिन जो 2026 में जो बिल आया उसमें ये था, जो कि 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो 2026 में जो सेंसस होगा उस सेंसस के डेटा के अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन किया जाएगा, और साथ ही साथ सीट जो लोकसभा में है वो बढ़ाई जाएंगी। राज्यसभा की सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी, ओनली लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी। और लोकसभा की सीटों में 33%, मतलब भाई जैसे मैक्सिमम 550 मेंबर्स हैं तो लगभग 815 मेंबर्स बढ़ा दिए जाएंगे, टोटल 815 कर दिए जाएंगे, और उस 815 में से 33% सीट्स विमेन को अलोकेट की जाएंगी। इसमें अपोजिशन पार्टीज का ये पॉइंट था कि विमेन को रिजर्वेशन देना है तो
प्रेजेंट सिनेरियो में भी दे सकते हो आप कि अगर 550 मैक्सिमम सीट है तो उसमें से 33% एलोकेट कर दो। क्यों वेट करना है कि एक तो पहले 815 करनी क्यों है, उनको करो फिर उसमें से 33% दो तो बेटर है। आज प्रेजेंट टाइम में आप दे दो 33% विमेन को रिजर्वेशन। तो ये अपोजिशन पार्टीज का टेक था। गवर्नमेंट का ये था कि 815 सीट इंक्रीज की जाएंगी और 2026 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो जो सीट इंक्रीमेंट होगा उसमें से 33% विमेन को दिया जाएगा। अब इसमें इशू एक साउदर्न स्टेट्स का भी कंसर्न जेन्युइन था, वो ये था कि अगर 2026 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर सीट्स एलोकेट की जाएंगी, इंक्रीज की जाएंगी, तो जो मैथमेटिक्स निकल के आ रही थी वो ऐसी निकल के आ रही थी कि फॉर एग्जांपल कुछ स्टेट्स की सीटें घट जाएंगी और कुछ स्टेट की सीटें बढ़ जाएंगी। जिनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है उनकी सीटें बढ़ जाएंगी, जिनकी पॉपुलेशन कम हो गई है उनकी घट जाएंगी। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं तो वो 32 हो जाएंगी, केरला में 20 हैं वो 15 हो जाएंगी, और जिनकी बढ़ेंगी जैसे यूपी में 80 से 89 हो जाएंगी सीट्स, राजस्थान में 25 से 30 हो जाएंगी, बिहार में 40 से 46 हो जाएंगी। तो जिन्होंने पॉपुलेशन बढ़ाई, कंट्री के लिए खराब काम किया, एक तरह से उसको रिवॉर्ड मिलेगा, और जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, अच्छा काम किया देश के लिए, उनको एक तरह से पनिशमेंट मिलेगा। तो अब कुल मिलाकर के ये 3 चीज़ें थी कि लोकसभा की सीटें बढ़ाना और 2026 के सेंसस के अकॉर्डिंग सीटों को बढ़ाना, जो कि साउदर्न स्टेट्स के लिए खराब साबित होना था, और इससे कंट्री की पॉलिटी भी ड्रास्टिकली चेंज होती, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन साउदर्न स्टेट्स का बहुत रिड्यूस हो जाता। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट पर कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है या फिर जो भी लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि डिलिमिटेशन बिल में जो नंबर ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा इंक्रीज करने की बात की गई, ये करनी चाहिए। तो काफ़ी सारे वीडियोस देखे, उसमें से एक वीडियो था जिसमें कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं कि मेरे पास मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज 22 लाख लोग हैं, 22 लाख लोगों की मैं कैसे कंसर्न सुन सकता हूँ, अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है, सीटें इंक्रीज होंगी तो हम ज़्यादा अप्रोचेबल हो जाएंगे। तो अगर 22 लाख लोग हैं तो वैसे तो सीट्स डबल तो हो नहीं रही, 815 हो रही हैं, जो कि लगभग 50% के अराउंड है, इंक्रीमेंट है। लेकिन अगर मान लो कि डबल भी होती है तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता, 11 लाख लोग होते। 11 लाख लोग होते, 365 दिन भी अगर वो उनको सुनते हैं तो लगभग 3000 लोग डेली उनकी बात उनको सुननी होती। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है। प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है अगर आप लोगों की बात सुनना चाहते हो? तो एक चीज होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें कि वन ऑफ द फैक्टर होता है इनिशिएटिव। उसमें क्या होता है कि जो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस एमपी की, वो क्या करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे एक पिटीशन या फिर कोई भी एक जो भी चीज़, जो भी चेंज या कोई लॉ लाना चाहते हैं, उसको सारे के सारे जा करके साइन करेंगे। जैसे पिटीशन साइन करते हैं ऐसे साइन करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। अगर सर्टेन नंबर या फिर मैक्सिमम नंबर लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जिस पॉइंट को या जिस लॉ को अगर वो सपोर्ट करते हैं तो एमपी को दिखाई देगा कि ये जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी पॉइंट है जिसको मैक्सिमम लोगों ने सपोर्ट किया है। तो उनको पता चलेगा कि हाँ भाई, इस चीज़ के ऊपर या तो मुझे लॉ लाना चाहिए या मुझे डिस्कस करना चाहिए, इसको एड्रेस करना चाहिए। सेकेंड इम्पोर्टेंट, थर्ड इम्पोर्टेंट, और जो भी 4-5 इश्यूज वो लोगों से लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। बट इस पर कोई व्यू नहीं था डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। ये बहुत सारे डेवलप कंट्रीज में फॉलो भी होता है क्योंकि इससे अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद अब पॉइंट ये आता है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर को लगेगा कि जैसे उनको लगा 22 लाख लोगों को मैं कैसे संभालूंगा, तो प्राइम मिनिस्टर के को भी ऐसा लग सकता है कि यार मैं कैसे संभालूंगा पूरे 125 करोड़ या फिर 150 करोड़ के देश को, इतने सारे लोगों को। तो उनके नीचे क्या होता है, सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। चीफ मिनिस्टर के नीचे क्या होता है कि एमएलए होते हैं। अब एमएलए जो होते हैं उनके नीचे ब्लॉक्स होते हैं, पंचायती राज में सरपंच होते हैं, और ब्लॉक्स में पंचायत समिति में लोग होते हैं। तो उनसे
वो लोकल इश्यूज को कलेक्ट कर सकते हैं, उनसे लेकर के वो फिर अपने सीएम या स्टेट तक दे सकते हैं या एमपी को दे सकते हैं। तो हमारे कंट्री में 3 लेवल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज। तो ग्रास रूट लेवल से जो इश्यूज हैं वो ग्रास रूट लेवल की गवर्नमेंट को पता होंगे। उनसे जो एमएलए हैं वो ले सकते हैं, एमएलए से एमपी ले सकते हैं, एमपी से पीएम ले सकते हैं, सीएम ले सकते हैं, फिर पीएम ले सकते हैं। तो हायरार्की तो बनी हुई है। अगर आप सच में जेन्युइनली लेना चाहते हो तो मैकेनिज्म बना हुआ है। अगर इससे भी नहीं लेना चाहते हो और डायरेक्टली लेना चाहते हो तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है, इनिशिएटिव, उसके थ्रू आप ले सकते हो। प्लेटफॉर्म बनाओ, लोगों को वोटर आईडी या बायोमेट्रिक के थ्रू सपोर्ट करने दो उस इशू को, आपको पता चलेगा क्या इशू है। सेकंड नंबर पर पॉइंट जो बोला गया वो ये था कि चाइना की जैसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो अपनी भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हमको भी जैसे चाइना में लगभग 3000 मेंबर्स होते हैं उनकी कांग्रेस में, तो हमारे भी मेंबर ज़्यादा होने चाहिए। अगर उस प्रिंसिपल के हिसाब से चले तो चाइना में जो 3000 जो लोग हैं वो प्रैक्टिकली साल में सिर्फ एक बार मिलते हैं, वो भी 7 दिन से लेकर के 10 दिन के लिए। और सिर्फ जो उनके सीनियर लीडर्स ने सेलेक्ट कर लिया होता है कि ये चीज़ें पास करनी है, वो चुपचाप पास करके रबर स्टैम्प की तरह चले जाते हैं उन 7 या 10 दिनों में काम करके। बाकी पूरे साल जो उनकी सेलेक्टेड कमिटीज़ होती हैं उनमें जो मेंबर्स होते हैं वही मिलते हैं, वही सारे काम करते हैं और फाइनली एक दिन बैठ के काम कर देते हैं पूरा। तो जब कुछ ही सेलेक्टेड लोगों को मिलना है, डिस्कस करना है, डेलिब्रेट करना है, सारे एक साथ 3000 लोग नहीं डेलिब्रेट कर सकते, तो फिर क्यों सेलेक्ट करके उनको फालतू में लोड बढ़ाना है, ये फालतू का काम क्यों करना है। बट अगर ये आपका पर्सनल व्यू भी इसमें कुछ अलग हो सकता है कि करने से पता नहीं क्या फ़ायदा होगा। और थर्ड है कि आप लोग बोलते हैं कि नए इश्यूज आ रहे हैं, नई तरह की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, तो ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए चीज़ों को एड्रेस करने के लिए। तो चीज़ों को एड्रेस करने के लिए नंबर ऑफ पार्लियामेंट से ज़्यादा ज़रूरी है नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज़ का इंक्रीज़ होना। कि अगर एआई टेक्नोलॉजी और ये मशीन लर्निंग इनसे रिलेटेड है तो एक ऐसी मिनिस्ट्री हो, कंप्यूटर से रिलेटेड अगर है तो एक अलग हो, और अगर स्पेस से रिलेटेड है तो वो एक अलग हो। ऐसे करके आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो मिनिस्ट्रीज़ को, उसके अंडर में स्टाफ रहेगा और वो डेडिकेटेडली डील कर सकती है उस चीज़ से। फिर बात आती है, कुछ लोगों ने बोला कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्विटेबल होना चाहिए, कि जितने लोग हैं वो सब प्रोपोर्शनल तरीके से अपने एमपी को इलेक्ट करें, ना कि ऐसा कि यूपी में ज़्यादा लोग हो गए, कम एमपी हैं, और साउथ में कम लोग ही ज़्यादा एमपी को सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो अगर इतना ही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो हमारे कंट्री इलेक्शन के 2 तरीके होते हैं वर्ल्ड में मेजरली। एक होता है फर्स्ट पास द पोल, जिसमें क्या होता है कि 4 जो हमारे इंडिया में फॉलो होता है लोकसभा इलेक्शन में, कि जितने भी अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 लोग एक एमपी की सीट के लिए खड़े हुए, मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए अगर खड़े होते हैं, और चारों में से उन लोगों को मान लो 4-4 वोट मिले और एक बंदे को सिर्फ 5 मिल गए, तो जो 5 वाला है ना, सिर्फ 1 वोट ज़्यादा मिला है, इस वो जीत जाएगा। बाकी भी लगभग बराबर है, कोई फर्क नहीं, सब 0 जाओ, लेकिन जिसको 1 ज़्यादा मिल गया वो जीत जाएगा। मतलब एक तरह से अंधों में काना राजा वाली बात हो जाती है। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि अगर मान लो 4 पार्टी हैं और जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स जितने मिले हैं, मान लो ए पार्टी को 10% मिले, बी पार्टी को 30% मिले, सी पार्टी को 40% मिले, 30, 20, 10, 40, जितने परसेंटेज वोट मिले उतने परसेंटेज ऑफ सीट्स उनको अलोकेट होती हैं लोकसभा में। तो ये बिल्कुल ही प्रोपोर्शनल तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं रहता, कोई भी वोट वेस्ट नहीं जाता कि किसी ने थोड़ी चालाकी कर ली, किसी कास्ट वाले कैंडिडेट को या किसी और रिलीजन वाला
पॉलिटिक्स खेल करके 1 वोट ज़्यादा ले आया, 4 वोट ज़्यादा ले आया, जीत गया, ऐसा नहीं होता। जो नंबर ऑफ वोट्स जिसको जितने परसेंटेज मिलते हैं उतने ही उसकी सीटें लोकसभा में उस पार्टी को मिलती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो बात हो रही है कि नंबर ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा को बढ़ाया जाए, तो नंबर ऑफ सीट ऑफ लोकसभा को अगर हम बढ़ाते हैं तो इसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं। एक है कि जो हमने डिस्कस किया था कि चाइना वाला जो इशू है, लगभग 3000 लोग हैं, एक बार मिलते हैं साल में 8-10 दिन के लिए और बस साइन करके चले जाते हैं, तो डिबेट हो ही नहीं पाता। इतने सारे लोगों में कैसे होगा? वो खुद भी मानते हैं नहीं होता, इसीलिए उनकी सेलेक्ट कमिटीज़ काम करती हैं पूरे साल, वो तो सिर्फ एक बार आ करके साइन करके चले जाते हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें ड्रॉबैक का कि जो लोकसभा होगी उसके मेंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। राज्यसभा 250 और लोकसभा 815, इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि जब उनकी जॉइंट सिटिंग होगी किसी बिल को लेकर के तो क्लियरली लोकसभा विल स्वाइप आउट राज्यसभा। और जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अगर इलेक्शन होंगे तो उसमें भी लोकसभा का ही मेजर रोल रहेगा। थर्ड पॉइंट है कि जो हमने डिस्कस किया कि पॉपुलेशन जिनकी ज़्यादा बढ़ रही है उनको सीट इंक्रीज से ज़्यादा फायदा होगा, जिनकी पॉपुलेशन कम है उनको घाटा होगा उल्टा, तो एक तरह से हम गलत पॉलिसी को बढ़ावा देंगे। चौथा पॉइंट है कि जो कॉस्ट है एक्सचेकर के ऊपर वो कितना होगा। एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से एक एमपी के ऊपर सैलरी अलाउंसेस और सारे फैसिलिटीज़ को जोड़ करके देखा जाए तो 1 करोड़ एक साल में खर्च होता है। जैसे कि किसी का सीटीसी अगर जोड़ते हैं कॉस्ट टू कंपनी, उसी तरीके से सारी चीज़ें मिला करके देखा जाए तो 1 करोड़ के अराउंड होगा। तो 300 अगर ज़्यादा आप इंक्रीज करोगे तो 300 करोड़ रुपए पर ईयर। इतने अगर आप अलग मिनिस्ट्रीज बनाओगे तो उनमें स्टाफ आ जाएंगे उतने जो कि इतना काम करके और टेक्निकल तरीके से करके दे सकते हैं, क्योंकि ऊपर डिसाइड करने के लिए तो एक ही बंदा चाहिए ना, नीचे तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स चाहिए, ग्रुप ए के ऑफिसर, ग्रुप बी के ऑफिसर्स, टेक्निकल स्टाफ चाहिए जो कि इस चीज़ को प्रिपेयर करके देगा। और 300 करोड़ एक साल में तो इतने सारे मैन पावर हो जाएगी कि काम इतना स्मूथली हो जाएगा कि सब हैंडल हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ होती है कि आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग जितने भी मेंबर ऑफ लोकसभा हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में हैं, उनका 15% ही मिनिस्टर्स हो सकते हैं। तो जब 815 हो जाएंगे तो उनका 15% कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इस हिसाब से एक मिनिस्ट्री नहीं बनाएंगे कि जो हमें ज़रूरत है, वर्कलोड किस तरह का बढ़ रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर हम इस हिसाब से बनाएंगे कि 15% कितना होता है। जो मिनिस्टर की ज़रूरत नहीं है वो भी मिनिस्टर बन रहे हैं, तो कोई लॉजिक नहीं है उस चीज़ का। मोदी जी भी बोलते हैं कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, तो उस प्रिंसिपल को भी ये अपोज करता है। तो ये सारे कुछ व्यूज़ हैं जो कि पब्लिक डिस्कोर्स में डिस्कस होते हैं, तो आपके अपने अलग व्यूज़ हो सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर इट। आपके कमेंट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक डिबेटिंग एंड डिस्कशन प्लेटफॉर्म है जिसमें कि हमें पता चले कि आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं लगी और क्या स्कोप है हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच।